228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। केदारनाथ धाम में लगाए गए सोने पर क्यों उठ रहा विवाद? क्या है केदार धाम के सोने की असली कहानी? सोने की चोरी हुई है या फिर पीछे है सियासी कहानी? पहले अयोध्या, फिर बद्रीनाथ और अब केदार की बात। केदारनाथ में सोने की कहानी पूरी तरह सियासी है। इसके सबूत अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। 14 जुलाई के बाद इस मामले ने अचानक क्यों तूल पकड़ा, उसकी कहानी केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत की मौत से जुड़ी है। अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद अब केदारनाथ पर विपक्ष की नजर क्यों है, इसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस विवाद में टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ जो सबूत लगे हैं उसकी कहानी। पहले केदारनाथ में सोना चोरी वाले कांड को दूध का दूध और पानी का पानी कर देने वाले ये सबूत दरअसल वो बिल हैं जो दानदाताओं ने मंदिर में सोना दान किया था। ये वो बिल हैं जो प्रमाण है इस बात का कि कितना सोना लगा और कितनी मात्रा में लगा। ये देखिए पहला बिल, इसमें 667 ग्राम सोना है और 50 किलोग्राम तांबा। कॉपर को लगाने में जो लेबर सहित चार्ज लिखा है वो 1,22,722 रुपए है। वहीं सोने की परत चढ़ाने के लिए जो लेबर चार्ज लगा है उसकी कीमत है 1,24,234 रुपए और कुल कीमत है 2,46,956 रुपए की। ऐसे ही दूसरा बिल है, इसमें पार्टी द्वारा 27,000 ग्राम सोने की रिसीविंग है। ये भी लिखा है कि इसमें 20,677 ग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ है। काम के दौरान जो 6,322 ग्राम सोना बचा है उसकी भी रिसीविंग है। ऐसे ही तीसरा बिल है जिसमें लेबर कास्ट का पूरा ब्यौरा है। इसे ऐसे समझिए कि कोई दानदाता है जो मंदिर समिति के पास आता है और कहता है कि वो मंदिर में सोने की परत चढ़वाना चाहता है। मंदिर समिति इसके लिए सर्वे की एक टीम से मंदिर का मुआयना करवाती है और दानदाता को खर्च की जानकारी दे देती है। जो खर्च हुआ उसी की ये बिल है जो साल 2022 के नवंबर महीने में बने थे, जिसे दानदाता ने मंदिर समिति को दिया था। लेकिन पिछले साल जुलाई में आरोप लगाया गया था कि केदारनाथ मंदिर में सोने की जगह पीतल की प्लेट लगाकर घोटाला किया गया है। मंदिर के वरिष्ठ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने मंदिर से सोना गायब होने का आरोप लगाया। पुरोहित का आरोप था कि दान में मिले 230 किलो सोने की जगह केवल पीतल की प्लेट लगा दी गई। प्लेटों को बदलकर 1.25 अरब रुपए की धांधली की गई। इन आरोपों पर उस वक्त धामी सरकार ने कमेटी बनाकर जांच करवाई। साथ ही श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने एक नोट जारी करके आरोपों का खंडन करते हुए लिखा कि एक दानदाता ने 23.7 किलो सोना मंदिर के गर्भगृह की दीवारों के लिए दान में दिया। बाजार भाव में इसका मूल्य उस वक्त 1,438 करोड़ रुपए था। दीवारों को सोने से मढ़ने के लिए 100 किलो तांबे की प्लेट इस्तेमाल की गई। तांबे की प्लेटों का उस वक्त बाजार भाव मूल्य 29 लाख था। भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल हमने सबूत के तौर पर जो बिल दिखाए, उन्हीं बिल के आधार पर धामी सरकार की कमेटी ने ये बात कही थी। उस वक्त तो श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के बयानों के बाद ये मामला शांत हो गया, लेकिन मुंबई पहुंचे शंकराचार्य ने इस विवाद को फिर से जिंदा कर दिया। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ है और 228 किलो सोना गायब किया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब केदार धाम के नाम पर दिल्ली में मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया।
शंकराचार्य के बयान के बाद अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अजेंद्र राय ने कहा है कि संत होने के नाते उन्हें मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मंदिर में लगे सोने को लेकर अगर कोई सबूत है तो वो पेश करें, सबूत नहीं है तो वो केदार में सोने की चोरी वाली बयानबाजी न करें। अगर शंकराचार्य को शक है तो उन्हें इसकी जांच करानी चाहिए। मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में न तो सरकार और न ही मंदिर समिति का कोई रोल है। विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं। शंकराचार्य के पास सबूत हैं तो वो इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए। इस चैलेंज के साथ बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने साफ कह दिया, केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए किसी तरह का सोना नहीं खरीदा गया। दानदाता के अनुरोध पर बद्री केदार मंदिर समिति ने बाकायदा बोर्ड बैठक में अनुमति दी, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में स्वर्ण मंडित करने का काम दानदाता ने अपने स्वर्णकारों से करवाया। मंदिर के गर्भगृह में पहले चांदी की परतें चढ़ाई गई थी, जिसका वजन 230 किलोग्राम था। इसकी जगह 23 किलो सोने की परत चढ़ाई गई। सोने की परत 1000 किलो तांबे की प्लेट के ऊपर चढ़ाई गई। केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जो बात कही, उस बात का सबूत टाइम्स नाउ नवभारत के पास दानदाता के बिल के तौर पर भी है। ऐसे में सवाल ये है कि केदारनाथ के सोने की कहानी क्या सियासी है? आखिर विपक्ष इस कहानी को तूल क्यों दे रहा है और शंकराचार्य इसे सियासी मुद्दा क्यों बना रहे हैं? दरअसल इस मुद्दे के जरिए राज्य सरकार को घेरने की जो तैयारी शुरू हुई, उसके पीछे सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो है केदारनाथ की सीट। केदारनाथ सीट से विधायक रही शैला रानी रावत का निधन हो चुका है, जिसके बाद ये सीट अब खाली हो गई है। माना यह जा रहा है कि इस सीट पर अब विपक्ष की नजर है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या जीत चुका विपक्ष उपचुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट भी जीत गया है। हिंदू आस्था के 2 बड़े केंद्र विपक्ष ने जीत लिए। अब उसकी नजर केदार पर है। केदार में सोने की कहानी को सियासी रंग देकर वो यहाँ की राजनीति को अपने पक्ष में करने के मूड में है और इसमें शंकराचार्य का बयान विपक्ष को सियासी पिच दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आज अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक पोस्ट किया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर लिखा कि 100 विधायक लाओ और मंत्री बन जाओ। समाजवादी पार्टी के चीफ ने मॉनसून ऑफर किसको दिया और क्या पता है सबको कि ये अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं? यही वजह है कि इस पर दिन भर सियासत हुई, लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि सत्ता ऑफर की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि यूपी में खेल अभी बाकी है। अखिलेश के ऑफर पर योगी आदित्यनाथ कौन सा दांव चलने वाले हैं, उनका कौन सा दांव शेष है, आपको दिखाते हैं। 100 लाओ, मुख्यमंत्री की गद्दी पाओ, सरकार बनाओ और सम्मान पाओ। मैं उनसे कहना चाहूंगा 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। इस तरह के पहले भी कुछ प्रयास वो कर चुके हैं। उमस भरी गर्मी में जैसे ही सोशल मीडिया पर यह सरकार बदलने वाला खुला ऑफर आया, वैसे ही लखनऊ से दिल्ली तक सियासी बयानों की बारिश से शुरू हो गई। शब्दों की ऐसी बौछार होने लगी जिसमें शीतलता कम और ताप कहीं ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में दरार वाले हथियार से प्रहार करने वाले अखिलेश यादव के खिलाफ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी प्रवक्ताओं की फौज उतर गई। ये सत्यापित करने के लिए कि 7 बरस से विपक्ष में बैठे बेचैन अखिलेश की सत्ता वाली महत्वाकांक्षा कुलबुला रही है।
समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी ऑफरबाज पार्टी है। जब मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब यूपीए की सरकार का साथ देने के लिए या साथ छोड़ने के लिए कई तरह के ऑफर दिया करते थे। लेकिन पार्टियां ऑफर के आधार पर नहीं चलती हैं, ये अखिलेश यादव जी को समझना पड़ेगा। जनता जनमत देती है तब सरकार बनती है, सरकार किसी ऑफर के आधार पर नहीं बनती है। ये सरकार में आने की जो उनकी बेचैनी और छटपटाहट है ना, इस तरह के पहले भी कुछ प्रयास वो कर चुके हैं और बार बार असफल हुए हैं, लेकिन अखिलेश जी हैं कि मानते ही नहीं। बीजेपी भले ही आक्रामक दिख रही है, मगर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार नाम लिए बगैर केशव मौर्य के बहाने योगी सरकार पर चोट कर रहे हैं। अखिलेश यादव के लेफ्टिनेंट अपने नेता के सरकार बदलने वाले ऑफर को लेकर कैमरों के सामने खड़े हैं। किसी को लगता है कि हम बड़े कद के नेता हैं, हमारा कद बड़ा है उत्तर प्रदेश में, हमारी वजह से सरकार बनी थी, तो उनको अपने सम्मान को और अपनी जो उनके तमाम सारे फॉलोअर हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। 100 लाओ, मुख्यमंत्री की गद्दी पाओ, सरकार बनाओ और सम्मान पाओ। देश के सबसे बड़े सूबे में जिस अंदाज में संकेत वाली सियासत चल रही है, उससे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या योगी की सरकार गिरा देंगे अखिलेश यादव? आखिर अखिलेश को यह मौका कैसे और क्यों मिला? क्या यूपी बीजेपी में अब तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ, या फिर अखिलेश के सांसद ही छिटकने वाले हैं? क्योंकि विधानसभा की राजनीति छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो चुके अखिलेश यादव की नजर लगातार लखनऊ पर है। सबसे पहले समझिए कि केशव मौर्य को 100 विधायकों वाला ऑफर देने वाले अखिलेश यादव की ताकत कितनी है। यूपी विधानसभा में 403 सीट है, सबसे ज्यादा बीजेपी के पास 251 विधायक हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, जिसके पास 105 विधायक हैं। अनुप्रिया पटेल के अपना दल को 13, जयंत चौधरी के आरएलडी के पास 8, संजय निषाद की पार्टी के पास 5 विधायक, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के पास 6, कांग्रेस के पास 2, राजा भैया के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2, बीएसपी के 1 और 10 सीट खाली है, जिस पर अभी उपचुनाव होना है। यूपी विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 202 विधायकों की जरूरत होती है। अखिलेश यादव के ऑफर के मुताबिक अगर 100 विधायकों के साथ केशव प्रसाद मौर्य अलग हो जाते हैं, तो उनका 100 और समाजवादी पार्टी के 105 विधायकों को मिलाकर 202 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य ऐसा करेंगे? ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अगर अखिलेश के कहे के मुताबिक 100 विधायक केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए, तो दल बदल कानून के तहत उन 100 विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये बात अखिलेश यादव भी अच्छी तरह जानते हैं। बावजूद इसके वो सियासत को नया मोड़ देने के लिए ऑफर दे रहे हैं। मान, सम्मान, अपमान के बहाने इंडी गठबंधन के नेता योगी सरकार पर चोट कर रहे हैं। दर्द सिराथू वाला है। जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है। वो दर्द अभी तक उनके पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है, वो जनता समझ चुकी है। क्या केशव प्रसाद मौर्य जी सम्मान पा रहे हैं? अगर नहीं पा रहे हैं तो फिर काहे के लिए दौड़ भाग मचा रहे हैं? उनको आराम से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहिए। काम कर नहीं रहे हैं, दौड़ भाग पूरी कर रहे हैं और मिलने वाला कुछ है नहीं। राजनीति का रट्टा मारने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि इस शगुफे का कोई मतलब नहीं। यही वजह है कि अखिलेश ने जब सोशल मीडिया पर ऑफर दिया तो नीचे समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा भी किया गया। आभासी दुनिया में जारी शब्द युद्ध के बीच बीजेपी ने कुछ यूं अखिलेश पर पलटवार किया। मैं चाहूंगा 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। बीजेपी भले ही सलाहों का पिटारा लेकर बैठी हो, मगर लोगों के मन में सवाल तो है कि 250 से ज्यादा विधायकों के साथ सत्ता में बैठी बीजेपी को अगर अखिलेश यादव उनके घर में घुसकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो एक लाइन का जवाब है लोकसभा चुनाव में हार। यूपी में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। उसी के बाद से कमल छाप पार्टी में कलह
तेज हो गई। कई विधायक, पूर्व मंत्री, स्थानीय नेता सवाल उठा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने 80 सीटों पर 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेकर एक 15 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। भूपेंद्र चौधरी ने अनपेक्षित हार को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी, जिसमें संविधान बदलने वाले बयान से लेकर प्रशासन की मनमानी तक का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में हार की पहली वजह प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी बताया गया है। सरकार को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में संतोष, सरकारी नौकरियों के पेपर लगातार लीक होना, आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे को बल मिलना, राजपूत समाज में नाराजगी, संविधान बदलने को लेकर पार्टी नेताओं के बयान, सरकारी अधिकारियों के बीच ओल्ड पेंशन का मुद्दा, अग्निवीर योजना चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा, पार्टी के कोर वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, सभी सीटों से 30-40 हजार कोर वोटर्स के नाम हटाए। बीजेपी की हार की इन वजहों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संकेतों में बड़ी बात कह दी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं की फिक्र में जिस अंदाज में संगठन को सरकार से बड़ा बताया, उससे कई सवाल खड़े हो गए। उसके बाद केशव मौर्य को दिल्ली दरबार बुलाया गया। लौटे तो फिर सरकार और संगठन के फर्क वाला शिगूफा छोड़ा। इतना ही नहीं, उनके समर्थन में कई नेता खड़े हो गए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान कहा कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन बड़ा है और ये निश्चित रूप से संगठन हमेशा बड़ा रहा है